एक तरफ 5 नई साड़ियां, दूसरी तरफ मिठाई के डिब्बे, सूखे मेवे और कुछ गिफ्ट पैकेट रखे थे। तभी तीनों जिठानियां एक साथ वहां आ गई। मम्मी जी, ये हरी वाली साड़ी मुझे चाहिए, मुझ पर खूब जचेगी है। क्यों, आपको ही क्यों? मैंने पहले देखी थी। नहीं, ये तो मेरे सूट से मैच करेगी, ये मैं ही लूंगी। तीनों एक ही साड़ी पकड़कर खींचने लगी। शारदा देवी ने माथा पकड़ लिया। अरे बस पे करो तुम लोग, साड़ी फाड़ दोगी क्या? अरे संभल कर, साड़ी का पल्लू फट रहा है। माँ जी, ये दोनों तो बड़ी हैं, इन्होंने आज तक मुझसे ज्यादा साड़ियां ली होंगी, ये वाली तो मैं ही लेकर आऊंगी। ये हो ही नहीं सकता, मेरी नजर पहले पड़ी है इस पर, मैं ही लूंगी ये वाली। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं इन तीनों सुपर्णखा के बीच। इस घर में लड़ाई कभी पैसे के लिए नहीं होती थी, कभी जमीन के लिए भी नहीं होती थी। यहाँ लड़ाई होती थी एक साड़ी, एक मिठाई, एक आम और कभी कभी एक समोसे के लिए भी, क्योंकि इस घर की तीनों जिठानियां इतनी लालची थी कि अगर किसी के हाथ में नई चीज दिख जाए तो उन्हें रात को नींद तक नहीं आती थी। 1 साल पहले दिवाली का समय था। रघुवीर जी तीनों बहुओं के लिए 3 बिल्कुल एक जैसी शॉल लाए थे। जैसे ही शॉल निकली, इसका कपड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मुझे चाहिए। नहीं, इसकी बॉर्डर मोटी है, मैं ये लूंगी। आप दोनों दूसरी ले लो, ये वाली मेरी है। अरे तीनों की शॉल बिल्कुल एक जैसी है, क्यों आपस में लड़ रही हो? नहीं पापा जी, मुझे तो ये वाली सही लग रही है, आप मुझे ये दे दीजिए। हाँ, हर बार इसे सबसे अच्छी चीज चाहिए होती है, लेकिन हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। बात शॉल से शुरू हुई और पूरा दिन तीनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। यही नहीं, होली पर रिश्तेदार 2 किलो गुजिया देकर गए थे। शारदा देवी ने सोचा शाम को सब साथ में बैठकर खाएंगे, लेकिन जब शाम को डिब्बा खोला तो उसमें सिर्फ 4 गुजिया बची थी। अरे बाकी कहाँ गई? तीनों एक साथ बोली, हमें क्या पता। हमें क्या पता? अरे लेकिन डब्बा तो तुम तीनों को ही दिया था, मैंने गुजिया गई कहाँ? अब इस घर में कौन कब क्या खा लेता है किसे पता है। समझदार को इशारा ही काफी है। सबसे समझदार तो आप ही है, क्यों भाभी? अल्लाह, हो गए शुरू ये सब फिर से। और ऐसे किस्से और भी है। इनके एक बार रिश्तेदार कश्मीर से केसर लेकर आया। सुबह पूरा डिब्बा गायब, सारा घर ढूंढता रहा। 2 दिन बाद सफाई करते समय तीनों के कमरों से थोड़ी थोड़ी केसर निकली। बस उसी दिन शारदा देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरे घर का नियम बदल दिया। अब जो भी चीज घर में आएगी पहले दिन ही बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। नई साड़ी तो 4 हिस्से, मिठाई तो 4 डिब्बे, फल तो अलग अलग टोकरी, यहाँ तक कि नमकीन भी अलग अलग डिब्बों में भरकर सीधे तीनों जिठानियों के कमरों में रखवा दी जाती थी। अरे शारदा, ड्राइंग रूम से ज्यादा तो हमारे घर के बेडरूम गोदाम लगता है। तीनों बहुओं के कमरे भरे पड़े हैं चीजों से। अरे क्या करूं जी, अगर सामान बाहर रखा तो ये तीनों सामान से पहले एक दूसरे का सिर फोड़ देंगी। पूरा परिवार हंस पड़ा, लेकिन हंसी के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। ये नियम सुविधा के लिए नहीं बना था, ये नियम घर में रोज होने वाले महाभारत को रोकने के लिए बना था। कुछ दिन बाद घर में सबसे छोटे बेटे अमित की शादी हो गई। नई बहू मीरा, साधारण परिवार की, सीधी सादी और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की। गृह प्रवेश के बाद मीरा ने देखा कि हर बहू अपने कमरे में अलग अलग डिब्बे रख रही है। किसी के कमरे में मिठाई, किसी के कमरे में फल, किसी के कमरे में सूखे मेवे। मीरा को बड़ा अजीब लगा। मम्मी जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा। ये सारा सामान रसोई में रखने की बजाय कमरों में क्यों रखा जा रहा है? शारदा देवी ने तीनों जिठानियों की तरफ देखा जो अपने अपने डिब्बे गिन रही थी, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी और तुम्हें फिर ये सब सही भी लगने लगेगा, देखना। जी ठीक है, जैसा आप कहें माँ जी। मीरा कुछ समझी नहीं, लेकिन उसने सास से ज्यादा सवाल करना भी ठीक नहीं समझा। फिर उसी शाम मीरा के मायके से उसकी पसंद की काजू कतली और घर की बनी मठरी आई। मीरा खुश होकर बोली, मम्मी जी, इसे रात को सब साथ बैठकर खाएंगे। मेरी मम्मी ने बड़ी ही प्यार से बनाकर भेजी है। हाँ बेटा, अभी यहीं रख दो। मीरा, जरा मेरा बैग ले आना। अभी लाई, मैं आती हूँ माँ जी, इन्हें बैग देकर। मीरा सिर्फ 2 मिनट के लिए, हाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए ऊपर गई और उधर तीनों जेठानियों की नजर सीधे काजू कतली के डिब्बे पर पड़ चुकी थी। रश्मि ने इधर उधर देखा, पूनम ने धीरे से डिब्बा उठाया और कविता ने अपनी चुन्नी फैलाकर डिब्बा छिपा लिया। तीनों ऐसे अपने अपने कमरों में चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 मिनट बाद मीरा नीचे आई, उसने इधर उधर देखा। अरे मम्मी जी, मिठाई का डिब्बा कहाँ गया? सासू माँ भी हैरान रह गई। अरे यहीं तो रखा था, देखो यहीं कहीं होगा शायद। पूरा घर डिब्बा ढूंढने लगा, सोफे के नीचे, रसोई में, स्टोर में, फ्रिज में, हर जगह देखा गया, लेकिन डिब्बा कहीं नहीं मिला।
तीनों जिठानियां भी ढूंढने का नाटक कर रही थी। अरे, किसने उठा लिया होगा? आजकल तो चोरी भी होने लगे। घर में देख लो, नौकरों का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं बिल्ली तो नहीं ले गई? उस दिन पड़ोस वाली सीमा भी कह रही थी उसके घर से ना बिल्ली बहुत कुछ ले जाती है। कोई बात नहीं, जिसने भी खाई होगी उसे पसंद आई होगी। मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से भेजी थी, अब जिसके नसीब की होगी वो ले गया। तीनों जिठानियां मन ही मन मुस्कुराने लगी, लेकिन शारदा देवी चुपचाप तीनों के चेहरे पढ़ रही थी। मीरा को अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी मिठाई घर से बाहर गई नहीं थी, वो घर के ही 3 कमरों में बराबर बांटी जा चुकी थी। अगली सुबह सुबह शारदा देवी रसोई में चाय बना रही थी, तभी रश्मि धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो तुरंत अपने कमरे में वापस गई और कल वाली काजू कतली का डिब्बा निकाल कर खाने लगी। इतने में पूनम भी आ गई। दीदी, अकेले अकेले खा रही हो, मेरा हिस्सा कहाँ है? अरे, ये मेरा हिस्सा है, अपना जाकर अपने कमरे से निकालो ना। वाह, मुझे बिना बुलाए पार्टी चल रही है। यहाँ लाओ, काजू कतली के लिए तो मैं कत्ल ही कर दूं किसी की। वैसे भी ये मठरी और काजू कतली इतनी सी तो भेजी इसकी माँ ने। अरे, ज्यादा पैसे थोड़ी ना इनके पास, बेटे के लिए भेजी होगी थोड़ी सी बनाकर। हाँ, लेकिन वो भी हमने ले ली। चुप करो, जोर से मत बोलो, किसी ने सुन लिया तो। अरे, मीरा का क्या है, वो तो कुछ खाती पीती वैसे भी नहीं है, इससे अच्छा है हमने खा ली ना। ये तीनों इतनी लालची थी कि अपने हिस्से से भी मन नहीं भरता था। दूसरे की प्लेट, दूसरे की मिठाई, दूसरे की साड़ी, सब पर इनकी नजर रहती थी। मम्मी जी, आज मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं बेटा, तुम आराम करो, अभी 4-5 दिन तो हुए तुम्हें घर में आए हुए, मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मी जी, घर में 4 बहुएं हैं तो सारा काम आपको अकेले क्यों करना पड़े। अच्छा ठीक है, कर ले काम, बना दे नाश्ता। माँ जी, सब लोग साथ में बैठकर ही खाएंगे ना? मेरा सबका नाश्ता साथ में बना देना, बस अपनी जिठानियों के लिए अलग से पराठे निकाल देना, उन्हें कम नाश्ता पसंद नहीं। जी कोई बात नहीं माँ जी, मैं उनके लिए अलग से थोड़ा ज्यादा नाश्ता रख देती हूँ। यहाँ शारदा और मीरा तीनों का बहुत ख्याल रखती थी, जिससे उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। लेकिन उन जिठानियों की लालच तो देखो कि वो किसी और के हिस्से को भी नहीं छोड़ रही थी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले की आंटी घर पर आमों की टोकरी देकर गई। शारदा बहन, गांव से दशहरी आम आए हैं, बच्चों को खिलाना, उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे, देखना। अरे धन्यवाद बहन। आंटी के जाते ही तीनों जिठानियां हॉल में पहुंच गई। उन्होंने आगे देखा ना पीछे, बस आम की टोकरी को देखकर उनके मुंह से लार टपकने लगी थी। मम्मी जी, पहले हमारे हिस्से के निकाल दीजिए। हाँ, बाद में कम पड़ गए तो। और बड़े वाले आम तो मुझे चाहिए। मीरा हैरान होकर सब देख रही थी। शारदा देवी ने बिना कुछ बोले 12 आम तीनों के कमरों में 4-4 रखवा दिए। 2 आम रसोई में रख दिए। मम्मी जी, सब साथ में बैठकर खाते तो ज्यादा मजा आता। बेटा, मैंने कोशिश बहुत की थी, लेकिन अब यही तरीका घर में शांति बनाए रखता है। और अगर बंटवारा नहीं किया तो तुम्हें यह आम खाने को छोड़ो, देखने को भी नहीं मिलेंगे। मीरा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक घर में फल भी कमरों में बांट कर रखने पड़ते, लेकिन अब उसे भी अपनी जिठानियों के किरदार के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा था। 2 दिन बाद मीरा की माँ उसके लिए अपने हाथ का बना आम का अचार भेजती है। पूरा घर उसकी खुशबू से महक उठा। मम्मी जी, आप सबको मेरे मायके वाला अचार खिलाऊंगी। जरूर बेटा, माँ के हाथों में जादू होता है, किसे पसंद नहीं आएंगे। मीरा अचार रसोई में रखकर रोटियां लेने चली गई। बस 2 मिनट उधर तीनों जिठानियां फिर पहुंच गई। अरे वाह, घर का बना आम का अचार, जल्दी उठा लो नहीं तो सब खा जाएंगे। आधा आधा बांट लेते हैं ना। तीनों ने पूरा डिब्बा उठाया और अपने अपने कमरों में जाकर छोटी छोटी कटोरियों में बांट लिया। मीरा वापस आई, तब तक अचार जैसे हवा में ही गायब हो चुका था। अरे, अचार कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। कोई बाहर वाला तो आया भी नहीं। कहीं बिल्ली तो नहीं ली गई? मैं कह रही हूँ, इसका आतंक बढ़ सा गया है। आजकल तो बंदर भी बहुत आने लगे हैं। शायद रसोई में ही कहीं रख दिया होगा। मैं ढूंढती हूँ, शायद यहीं कहीं होगा। घर से चीज कहाँ गायब हो सकती है भला? शारदा देवी इस बार गौर से तीनों के हाथ देख रही थी। रश्मि की उंगली पर अचार का मसाला लगा हुआ था, पूनम की चुन्नी पर सरसों का तेल गिरा था और कविता बार बार आम की गुठली की खुशबू छुपाने के लिए इलायची खा रही थी। अब शारदा देवी को यकीन हो चुका था, चोरी घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही हो रही थी। लेकिन बिना सबूत कुछ कहना तीनों जिठानियों से नया झगड़ा मोल लेने जैसा था। उसी रात। क्या सोच रही हो? अब इन तीनों की लालच खत्म करनी पड़ेगी। कैसे? देख और समझ तो मैं भी रहा हूं, लेकिन हमारे पास सबूत कहाँ है? लालची इंसान को समझाने से नहीं, उसके लालच से ही हराया जाता है।
तुम पहेलियों में बात मत करो। आप बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। अगली सुबह, अरे सुनिए जी, शर्मा जी जयपुर से ऐसी मिठाई भेज रहे हैं जिस पर असली सोने का वर्क लगा होता है। कहते हैं पूरे शहर में सिर्फ 5 डिब्बे बने हैं। सच? इतनी महंगी मिठाई? हाँ, इसलिए इस बार मैं उसे किसी के कमरे में नहीं रखूंगी। ऐसी जगह छुपाऊंगी कि कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। इतना सुनना था कि तीनों जिठानियों के कान खड़े हो गए। तीनों के मन में मिठाई का लड्डू अभी से फूट रहा था। असली सोने का वर्क? ऐसी मिठाई तो मैंने कभी नहीं खाई। इस बार चाहे जो हो जाए, सबसे पहले वही मिठाई हमारे हाथ लगनी चाहिए। जहाँ लालच एक दूसरे से लड़वाता है, वहीं बड़ा लालच लालचियों को एक टीम भी बना देता है। अब तीनों जेठानियां एक ही मिशन पर थी, सोने के वर्क वाली मिठाई ढूंढो। और शारदा देवी यही तो चाहती थी। रात के 11 बजे पूरा घर सो चुका था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन तीनों जेठानियों की आंखों में नींद नहीं थी। देखो, अगर वो मिठाई सच में सोने के वर्क वाली है ना, तो सुबह तक इंतजार नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं, सुबह तक रही तो मीरा भी खा लेगी। और अगर मेहमान आ गए तो अभी ढूंढते हैं। तीनों ने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा खोला, फिर बिल्ली की तरह दबे पांव हॉल में आ गई। आज तीनों का मकसद एक ही था, न साड़ी, न गहना, न फल। उन्हें चाहिए थी सोने के वर्क वाली मिठाई। सबसे पहले रश्मि रसोई में घुस गई। उसने एक एक डिब्बा खोलना शुरू कर दिया। अरे इसमें तो आटा है, इसमें चीनी, अरे ये दाल किसने यहाँ रख दी? इतनी बड़ी बाल्टी में तो मिठाई नहीं होगी। अरे ये तो चावल निकले। यहाँ भी नहीं है, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, फ्रीजर में भी नहीं है। आखिर मिठाई कहाँ रखी है? अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो क्या कहेंगे? अरे कह देंगे रसोई साफ करने आए थे। मैं तो पानी पीने आई थी। और मैं फ्रिज बंद करने। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ हंसने लगी। तीनों फिर पूरा घर खंगालने लगी, कभी सोफे के नीचे, कभी पर्दे के पीछे, कभी मंदिर के पास, यहाँ तक कि रघुवीर जी की अलमारी भी खोल डाली। शायद पिताजी ने छुपाई हो। नहीं नहीं, मम्मी जी इससे भी चालाक है। किसी ऐसी जगह रखी होगी जहां हम ढूंढ ही ना पाए। कहीं छत पर तो नहीं रखती? इनका कोई भरोसा नहीं है। तीनों सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गई। बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। अरे यहाँ भी कुछ नहीं है। अब कहाँ ढूंढे? रुको, इस अलमारी में तो कभी कोई नहीं जाता। यहाँ स्टोर रूम की अलमारी में तो नहीं रखती कहीं माँ जी ने। वाह, देखो कैसे जासूसी करने लगी अब ये। चलो ना देखते हैं, धीरे से चलना, कहीं कोई आ ना जाए। तीनों दबे पांव अलमारी तक पहुंची। जैसी रश्मि ने अलमारी का हैंडल पकड़ा, पूरे घर की लाइट जल उठी। तीनों की हालत ऐसी हो गई जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। सामने शारदा देवी, रघुवीर जी, चारों बेटे, मीरा, सब खड़े थे। क्यों भाई, रात के 12 बजे घर की सफाई चल रही है क्या? क्या सोने के वर्क वाली मिठाई मिल गई कि नहीं? अगर ना मिली हो तो मैं ढूंढ दूं बहुओं। तीनों ने एक साथ सिर झुका लिया, मुंह से लफ्ज निकलने को तैयार नहीं थे। वैसे तो लालच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज उनका मुखौटा भी उतर गया था सबके सामने। मम्मी जी वो हम तो बस। हाँ, पानी पीने आई थी, मुझे पता है बेटा। जरा तीनों कमरों से वो डिब्बे ले आओ। कुछ ही मिनटों बाद अमित और उसके भाई तीनों कमरों से ढेर सारे डिब्बे उठाकर हॉल में रखने लगे। एक डिब्बे में मीरा की काजू कतली, दूसरे में उसकी माँ का भेजा अचार, तीसरे में सूखे मेवे, चौथे में राखी वाली मिठाई, पांचवे में यहाँ तक कि मीरा के मायके से आई नमकीन भी। ये सब तो मेरा हिस्से का था। सिर्फ तुम्हारा नहीं बेटा, घर में जो भी नई चीज आती थी ये तीनों थोड़ा थोड़ा करके अपने कमरे में जमा कर लेती थी। लेकिन हमें कभी पता क्यों नहीं चला? क्योंकि ये तीनों कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन चोरी हमेशा बराबर बराबर करती थी। इसलिए कभी किसी ने किसी की पोल नहीं खोली। मम्मी जी रहने दीजिए ना, आखिर ये मेरी बड़ी दीदियां ही तो है। अगर इन्होंने चीज खा भी ली तो क्या हो गया? मेरा अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हारे हिस्से को अपना हक समझ ले। चलो अब तुम्हारी सजा सुन लो। मम्मी जी अब क्या करना होगा? अब सिर्फ इतनी सी बात पर आप हमें सजा देंगी? इतनी सी बात नहीं है ये। तुम तीनों की इस चटोरी जुबान पर रोक लगाना जरूरी है। इसलिए आज से जो भी मिठाई घर में आएगी, सबसे पहले मीरा उसे बांटेगी। और तुम तीनों जब तक मीरा खुद अपने हाथ से ना दे तब तक कोई डिब्बा नहीं छुएगा। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन शारदा भी रुकी नहीं थी। और दूसरी सजा, अगले 1 महीने तक तुम तीनों अपने अपने कमरों की सारी छिपी हुई चीजें निकालकर रोज शाम को पूरे परिवार के साथ बैठ कर खाओगी। रघुवीर जी हंस पड़े। बहुत बढ़िया, अब कमरे नहीं पेट खाली होंगे।
क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया माँ जी? लेने के वक्त तो तुम्हें चीजें ज्यादा नहीं लग रही थी, अब बांटने के वक्त कुछ ज्यादा लग रहा है। हाँ, लेकिन हमारे पास इतना सामान है कि आप सब एक साथ नहीं खा पाएंगे। अब तो मुझे भी देखना है कि इन तीनों ने क्या क्या खजाना छुपा रखा है अपना कमरों में। अगले दिन हॉल में एक बड़ी टेबल लगाई गई। रश्मि अपने कमरे से 5 डिब्बे लाई, पूनम 7 डिब्बे लाई और कविता तो पूरा टोकरा ही उठा लाई। भाभी कमरे में रहती थी या किराने की दुकान चलाती थी? सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। जितना सामान पूरे घर में नहीं होगा उतना तो इन तीनों ने अपने कमरों में भर रखा था। फिर भी देखो, सोने के वर्क की मिठाई ढूंढने निकली थी तीनों। लालच की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि इंसान ज्यादा चाहता है, समस्या ये होती है कि वो दूसरे का हिस्सा भी अपना समझने लगता है। और जिस घर में सबका हिस्सा, सबकी खुशी बन जाए, वहां कभी किसी अलमारी में चोरी छिपे मिठाइयां नहीं छुपानी पड़ती। लालच चाहे पैसों का हो या चीजों का, वो आपके अंदर के लालच को महा लालच बनने में देर नहीं लगाता। इसलिए इसे जितना हो सके बच कर रहिए। नजर और नजरिया, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। कभी कभी हमें जैसा दिखाई देता है वो वास्तव में वैसा नहीं होता। और ऐसा ही कुछ हो रहा था सावित्री जी के घर में। सुबह के करीब 9 बजे थे। सावित्री देवी हाथ में गीले कपड़ों की टोकरी लिए सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते हाफ रही थी। तभी उनके मोबाइल की घंटी बज उठी। हेलो हेलो बहन, क्या हाल चाल है? अरे छोटी बहन, इतना क्यों हाफ रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे जी क्या ही बताऊं, बस अभी छत पर कपड़े डालने आई थी। ये सीढ़ियां पहले जैसी कहाँ चढ़ी जाती हैं। घुटनों ने तो जवाब दे दिया है। अरे तो थोड़ा आराम कर, हर काम खुद ही करेगी क्या? अब बहू भी तो आ गई है, थोड़ा सा काम बहू को भी करने दे। आराम आराम आराम। अरे जी मेरे नसीब में कहाँ आराम लिखा हुआ है। यहाँ तो आँख खुलते ही काम शुरू हो जाता है। अभी कपड़े डाले हैं, नीचे उतरूंगी तो रसोई भी संभालनी है, फिर झाड़ू पोछा भी देखना है, फिर सब्जी भी काटनी है। अरे 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 अरे, इतना सारा काम तू अकेली करेगी? आखिर तेरी बहू दिन भर करती ही क्या है? अरे जी बहू तो करती ही है, लेकिन आखिर घर है बहन, हर चीज अपनी आंखों से देखनी पड़ती है। नहीं देखूंगी तो कैसे चलेगा? हाय राम, तू तो अकेली ही पिस रही है। भगवान जाने कलयुग की बहुओं का क्या ही होगा। सास को 2 रोटी चैन से बिठाकर खिला भी नहीं सकती हैं आजकल की लड़कियां। और क्या, चलो अब ये चादर भी फैला दूं, नहीं तो धूप निकल जाएगी जी। इतना कहकर सावित्री जल्दी से चादर रस्सी पर डालती है। तभी नीचे से बहू की आवाज आती है। मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं बाकी के कपड़े डाल देती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं कर लूंगी, तू अपना काम देख ले। अरे बहन, जब बहू कह रही है तो करने दो ना बहू को काम। अरे जी, कहने और करने में बड़ा ही फर्क होता है। खैर, अब तो आदत ही पड़ गई है। जब तक हाथ पैर चलते हैं ना, तब तक चलते ही रहेंगे। लेकिन अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा करो। पिछले महीने भी तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा था तुमसे। अरे, डॉक्टर अपना काम करता है और मैं अपना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जी। छोटी, तू सच कह रही है ना? कहीं बहू तुझसे घर का सारा काम तो नहीं करवाती है ना? अरे रहने दे दीदी, अब क्या ही बताऊं, अपने घर की उड़ाने में क्या ही फायदा रखा हुआ है। नहीं बहन, कुछ तो बात है। तेरी आवाज सुनकर ही मेरा मन घबरा रहा है। चल, तू नहीं बताती तो कोई बात नहीं। अच्छा बहन, बाद में बात करती हूँ, अभी नीचे जाकर दाल भी चढ़ानी है, वरना सब भूखे बैठे रहेंगे। अच्छा, लेकिन तू अपना ख्याल रखना, है ना छोटी? हाँ रखूंगी। चलो जीजी, प्रणाम, फोन रखती हूँ अभी मैं, बहुत सारे काम बाकी हैं घर के। फोन कट जाता है और सावित्री जी को एक नया काम याद आ जाता है और वो कपड़ों की टोकरी वहीं पर छोड़ देती है और बिना बाकी के कपड़े फैलाए आराम से नीचे उतर आती है। कुछ सेकंड के बाद काव्या ऊपर आती है। अरे, मम्मी जी तो कह रही थी सारे कपड़े डाल रही हैं, ये तो आधे कपड़े अभी भी टोकरी में पड़े हुए हैं। चलो कोई नहीं, मैं ही डाल देती हूँ। 2 दिन के बाद दोपहर का समय था। रसोई में काव्या मटर पनीर बना रही थी। आटा भी गूंदा हुआ था और दाल भी गैस पर चढ़ी थी। तभी सावित्री देवी रसोई में सब्जी चलाने आती है और कमला जी का फोन आ जाता है। अरे जी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ छोटी, तू बता आज कौन से काम में लगी हुई है? अरे जी पूछो मत, सुबह से रसोई में ही खड़ी हूँ। अभी सब्जी बना रही हूँ, फिर रोटियां बनानी है, उसके बाद रसोई भी तो समेटनी है। अरे छोटी, अभी भी तू रसोई संभाल रही है? आखिर तेरी बहू कहाँ है? करती क्या है वो दिन भर? अब घर है जी,
दिन भर में 50 काम होते हैं, बिना देखे कैसे चलेगा, आप ही बताओ। इतने में काव्या कढ़ाई में मसाला चलाने के लिए आती है। सावित्री देवी उसके हाथ से करछी ले लेती है। ला बहू, मैं चला देती हूँ, एक काम कर, तू दूसरा कोई काम देख ले। जी मम्मी जी, लेकिन पक्का आप सब्जी चला लेंगे ना? मैं तब तक प्रेस कर लेती हूँ। अरे हाँ हाँ, तू ना बस बस जी जी, ये देखो, अब सब्जी भी मुझे ही देखनी पड़ रही है। अब बहू बेटी अपने काम से फ्री नहीं हो पाती है तो क्या ही कर सकते हैं। हाय राम, छोटी तेरी तो बस 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं है लगता है मुझे। अरे जी, घर संभालना आसान थोड़ी ना होता है, एक एक चीज देखनी पड़ती है घर पर। सावित्री देवी मुश्किल से 2-3 बार करछी हिलाती है कि तभी उनकी नजर सिंक में रखे बर्तनों पर पड़ जाती है। वो तुरंत काव्या को आवाज लगाती है, अरे बहू, बहू सुन तो, रसोई में तो आना। हाँ जी मम्मी जी, बताइए क्या हो गया? अरे एक काम कर, तू ये करछी पकड़ ले, मैं ये ना थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ। अरे मम्मी जी, ये प्लेट मैं धो दूंगी, 2 ही तो प्लेट है, जब ज्यादा हो जाएंगी तो मैं एक साथ धो दूंगी ना। अरे नहीं, एक साथ तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तू पकड़, मैं ये 2 प्लेटें भी धो देती हूँ। काव्या फिर से सब्जी बनाने लगती है। उधर सावित्री देवी सिर्फ एक प्लेट पर पानी डालती है कि तभी उनकी नजर गैस के पास रखे मटर पर चली जाती है। अरे ये मटर अभी तक नहीं छीले हैं। मम्मी जी, बस सब्जी में उबाल आ जाए फिर छील देती हूँ। अरे क्या करती रहती है तू, ला मैं छील देती हूँ। सावित्री देवी प्लेट वहीं छोड़कर मटर छीलने बैठ जाती है। अरे छोटी, मैंने तो तुझसे बात करने के लिए फोन मिलाया था और तू एक के बाद एक काम में लगी हुई है। अरे जी क्या करूं, सुन तो रही हो ना तुम, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो काम कैसे चलेगा? देखो ना, अब मटर भी मुझे ही छीलने पड़ रहे हैं। हे भगवान, कैसी बहू है आखिर तेरी, आखिर ही करती क्या रहती है पूरा दिन भर? रहने दो जीजी, रहने दो, हर बात बताना अच्छा नहीं लगता, और फिर घर मेरा भी तो है ना। सावित्री देवी मुश्किल से 4-5 मटर ही छील पाती है कि तभी उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे खाली ग्लासों पर पड़ती है। अरे काव्या, ये ग्लास अभी तक यहीं पर पड़े हुए हैं। मम्मी जी, सब्जी उतारकर सब समेट दूंगी, आप चिंता मत करिए। हे भगवान, तू रहने दे, मैं ही रख देती हूँ। सावित्री देवी मटर भी वहीं पर छोड़ देती है। 2 ग्लास उठाकर डाइनिंग टेबल से किचन के दरवाजे तक लाती है, फिर फोन पर बात करते करते उन्हें वहीं पर रख देती है और वापस चली जाती है। छोटी, तेरे तो सच में 10 हाथ है, एक काम खत्म नहीं होता कि तू दूसरा शुरू कर देती है। क्या करे जीजी, बैठा ही नहीं जाता मुझसे तो पूरा दिन भर। लेकिन मुझे तेरी चिंता हो रही है, इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी तू। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, चलो जीजी अब फोन रखती हूँ, दाल भी देखनी है। अच्छा छोटी, अपना ध्यान रखना। हाँ जीजी, प्रणाम, आप चिंता मत करो। फोन रखते ही सावित्री देवी दाल देखने चली गई। इधर मटर आधे छिले पड़े थे, एक प्लेट सिंक में साबुन लगी छोड़ दी, ग्लास किचन के दरवाजे पर रखे थे और सब्जी फिर से काव्या ही बना रही थी। लेकिन कमला जी को तो लग रहा था कि उनकी छोटी बहन पूरे घर का बोझ अकेले उठा रही है। लगभग 1 हफ्ता बीत गया। उस दिन सुबह से ही सावित्री देवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मम्मी जी, आप दवाई खाकर कमरे में जाकर लेट जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे बहू, बस 5 मिनट, ये सोफे की धूल साफ कर देती हूँ फिर जाती हूँ। मम्मी जी, अभी डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अरे मुझे कहाँ कुछ हुआ है, तू चिंता मत कर। कि तभी सावित्री जी का मोबाइल बज उठता है। अरे जीजी प्रणाम। छोटी, कैसी है अब तू? राहुल ने बताया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे जीजी, बस थोड़ा सा बुखार था, अब ठीक हूँ। अच्छा, अभी क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बस जरा सा सोफा साफ कर रही थी। क्या, बुखार में भी तू काम कर रही है? अरे जी, घर का काम बुखार देखकर थोड़ी रुकता है। इतने में काव्या हाथ में दवाई और पानी लेकर आती है। मम्मी जी, पहले दवाई खा लीजिए, बाद में सफाई होती रहेगी। हाँ, एक काम कर, तू रख दे, मैं अभी खा लेती हूँ। काव्या दवाई रखकर किचन में चली जाती है। सावित्री देवी दवाई की तरफ देखती भी नहीं है और सोफे पर कपड़ा 2 बार फेंक कर उठ जाती है। अरे जी, अब जरा किचन भी देख लूं, बहू अकेली है ना। अरे पगली, बहू को करने दे, तू क्यों अपनी जान दे रही है?
अरे मुझसे खाली बैठा नहीं जाता है जीजी, और क्या। सावित्री देवी किचन में जाती है। काव्या चाय बना रही होती है। बहू, ला ला ला, मैं चाय छान देती हूँ। मम्मी जी रहने दीजिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे एक चाय छानने से क्या ही हो जाएगा। सावित्री देवी चाय छानने के लिए छन्नी उठाती है। तभी उनकी नजर गैस के पास रखे डब्बों पर चली जाती है। अरे ये मसालों के डब्बे अभी तक बाहर रखे हुए हैं। मम्मी जी चाय उतार कर रख देती हूँ। सावित्री देवी छन्नी काव्या के हाथ में वापस पकड़ा देती है और खुद मसालों के डब्बे उठाने लगती है। 2 डब्बे रखते ही फिर उनका फोन कान और बातों में लग जाता है। छोटी, तुझे सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। बुखार में भी चैन नहीं है बहना तुझे। मुझे लगता था कि शादी के बाद बहू आएगी तो तुझे आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। हद है मतलब। चल मैं फोन रखती हूँ, दिल बहुत उदास हो रहा है। इस बार फोन रखने के बाद कमला जी को बार बार अपनी छोटी बहन का थका हुआ चेहरा याद आ रहा था। आखिरकार उन्होंने राहुल का नंबर मिला दिया। प्रणाम मौसी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, लेकिन पहले मेरी एक बात का जवाब दो। जी मौसी, क्या हुआ? ये क्या चल रहा है तेरे घर में? मैं कुछ समझा नहीं मौसी। समझोगे भी कैसे? सुबह फोन करो तो तेरी माँ कभी छत पर कपड़े डाल रही होती है, कभी रसोई में खड़ी होती है, कभी झाड़ू पोछा, कभी सफाई, ऊपर से तबीयत भी खराब रहती है उसकी। फिर भी मेरी बहना को 1 मिनट का भी आराम नहीं है। अच्छा? अच्छा क्या? अब तो तेरी शादी को भी 3 साल हो गए हैं। बहू किस दिन काम आएगी? तेरी माँ की उम्र हो गई है बेटा, कुछ तो समझ। मौसी, मैं आपकी बात नहीं काट रहा, लेकिन अगर आप मेरी एक बात मान लें तो। क्या बात? आप कुछ दिन हमारे घर आ जाइए और अपनी आंखों से सब देख लीजिए। अगर आपको एक भी बात गलत लगे तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। ठीक है बेटा, आती हूँ इस रविवार को। अच्छा ठीक है, प्रणाम मौसी जी। राहुल बात करके फोन काट देता है और रविवार की सुबह कमला जी सावित्री के घर पहुंच गई। दरवाजा काव्या ने मुस्कुराते हुए खोला। अरे मौसी जी प्रणाम, आइए आइए, आपका ही इंतजार था। खुश रहो बहू, खुश रहो। तभी अंदर से सावित्री देवी दौड़ती हुई आती है। अरे जीजी, तुम तो सच में आ गई जीजी। हाँ, बस सोचा 2-4 दिन तेरे साथ भी रह लूं। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब हम दोनों बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। मौसी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, ठीक है। हाँ। काव्या रसोई में पानी लेने चली गई। तभी अरे बहू दे मुझे, मैं दे देती हूँ। सावित्री काव्या के हाथ से पानी का गिलास ले लेती है, लेकिन मेज तक पहुंचते पहुंचते उनकी नजर सोफे पर पड़े कुशन पर चली जाती है। अरे ये कुशन किसने टेढ़ा रखा है? वो ग्लास सेंटर टेबल पर रख देती है और कुशन ठीक करने लगती है। अरे मम्मी जी पहले पानी तो दे दीजिए। अरे हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं देना ही भूल गई थी। थोड़ी देर के बाद काव्या रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। मम्मी जी आज मौसी आई है तो मटर पनीर बना रही हूँ। अच्छा, ला बहू ला, मटर मुझे दे दे, मैं छील देती हूँ। जी मम्मी जी। सावित्री देवी मटर लेकर बैठ जाती है। अरे आजकल के मटर भी कितने छोटे छोटे आते हैं। वो 4-5 मटर ही छील पाती है कि तभी उनकी नजर बालकनी में सूखते कपड़ों पर पड़ जाती है। अरे अरे बहू, कपड़े सूख गए हैं लगता है। जी माँ जी, खाना बनाकर उतार लूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ सारे कपड़े। मटर वहीं आधे छिले छोड़कर सावित्री बालकनी की तरफ चली जाती है। बालकनी में जाकर सावित्री सिर्फ 2-3 तौलिए ही उतारती है कि तभी उनकी नजर गमलों पर पड़ जाती है। अरे इन पौधों में तो पानी ही नहीं डाला है आज, कैसे सूखे पड़े हुए हैं। वो तौलिए कुर्सी पर रख देती है और पौधों में पानी डालने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। अरे लगता है दूध वाला आया है। पौधों में आधा पानी डालकर ही वो दरवाजे की तरफ चल देती है। अरे ये क्या हो रहा है इस घर में? दूध वाला दूध देकर चला जाता है। मम्मी जी आप बैठ जाइए, मैं कर लूंगी। एक तरफ सावित्री एक एक करके 10 कामों में हाथ चला रही थी। तभी कमला जी की नजर अब पूरे घर पर घूमी। आधे छिले मटर, कुर्सी पर पड़े 2 तौलिए, बाकी कपड़े अभी भी रस्सी पर, आधे भीगे कमले और रसोई में अकेली खड़ी काव्या जो बिना कुछ बोले एक एक अधूरा काम पूरा कर रही थी। थोड़ी देर के बाद में सभी खाना खाने बैठे और खाना खत्म होने के बाद में काव्या प्लेटें उठाने लगी।
अरे बहू छोड़ दे, मैं उठा देती हूँ। सावित्री 2 प्लेटें उठाकर रसोई की तरफ बढ़ी कि तभी उसकी नजर सोफे पर पड़े अखबार पर चली जाती है। अरे ये अखबार अभी तक यहीं पर पड़ा हुआ है। वो प्लेटें किचन के बाहर वाले स्लैब पर रख देती है और अखबार उठाकर तय करने लगती है। काव्या बिना कुछ बोले वापस आती है, प्लेटें उठाती है और सिंक पे रख देती है। तभी वहां पर राहुल आता है। क्यों मौसी जी, कुछ समझ आया? बहुत कुछ समझ आ गया बेटा, बहुत कुछ। बताइए, गलती किसकी थी? किसी की भी नहीं, बस मेरी छोटी की आदत ही ऐसी है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। ये काम नहीं करती, कामों में घूमती रहती है। एक काम पूरा होने नहीं देती, दूसरे में हाथ डाल देती है। बिल्कुल, और फिर पीछे पीछे काव्या सब पूरा करती रहती। अब तो मुझे भी आदत हो गई है मौसी जी। हाँ, वो तो मैं समझ गई। तेरी सास के 10 हाथ हैं, ये कभी भी नहीं सुधर सकती। सभी लोग हंसते रहते हैं और सावित्री जी हैरानी से सभी को देखती है।